हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और स्टडीज ज़रूर कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, जो कि आपका यूपी टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड हम वर्क लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि जॉन मिल्टन्स के लिटरेरी वर्क हम कर रहे हैं। इससे सेकंड वीडियो मैंने यानी कि 2 वीडियो करा चुकी हूं मैं, जिसमें कि मैंने पहली वीडियो में मैंने आपको जॉन मिल्टन्स की उनकी बायोग्राफी डिस्कस की थी। सेकंड में उनके लिटरेरी वर्क हम कर रहे हैं और अभी जो उनकी पोइट्रीज के बारे में था उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और भी यहाँ पे बहुत सारे वर्क रह रहे हैं जो कि प्रोज वर्क हैं और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि क्या है, सैमसंग एगोनिस्ट। तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और आप सभी मेरे साथ ऐसे ही करेक्ट रहें और हम जरूर कामयाब होंगे, जरूर हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि हम अगर निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो कामयाबी हमें एक ना एक दिन जरूर मिलती है और ये आपकी लगन और मेहनत ही आपको बताती है। तो फिर इसी लगन और मेहनत के साथ स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि आपके सैमसंग एगोनिस्ट है, ये क्या है, ये एक ट्रेजेडी है। जैसे कि सैमसंग एगोनिस्ट इज अ ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा, ये एक क्लोसेट ड्रामा है जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। इट अपेयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन पैराडाइज रीगन्स इन 1671। यानी कि अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे अगर जो आपकी पैराडाइज रीगन्स हैं तो उसी के पब्लिकेशंस में इसको क्या किया गया था, इसको यानी कि ये तभी सामने आया था। यानी कि हम बात करें अगर एज द टाइटल पेज ऑफ द वॉल्यूम स्टेट्स, जो कि इसका पेज और टाइटल पेज क्या है आपका, जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग यानी कि पैराडाइज रीगन्स अ पोयम इन फोर्थ बुक्स टू विच इज एडेड सैमसंग एगोनिस्ट। तो इसी के बीच ये इनकी अगर हम बात करें कि जब पैराडाइज रीगन्स सामने आया, मतलब उसको प्रकाशित किया गया, तो उसी के जस्ट सामने ये हम बात करते हैं देखने की, तो हमारे पास जो सैमसंग एगोनिस्ट है तो ये भी सामने आया था। इट इज जर्नली थॉट दैट सैमसंग एगोनिस्ट वाज बिगन अराउंड द सेम टाइम एज पैराडाइज रीगन। यानी कि अगर हम बात करें कि सेम टाइम पर ही इसका मतलब ये प्रकाशन होना था, सामने आया था, बट वाज कंप्लीटेड आफ्टर द लार्ज वर्क। लेकिन इसमें वर्क ज्यादा था तो इसको बाद में रखा गया था, पॉसिबली वेरी क्लोज टू द डेट ऑफ पब्लिशिंग। यानी कि अगर हम कहें कि इस लगभग उसी समय पे ये पब्लिश कराया गया था, बट देयर इज नो सर्टेनली। लेकिन ये कि हम कहें कि निश्चित नहीं था कि उसी समय पे कराया गया था, लेकिन लगभग उसी समय के आसपास इसको भी प्रकाशित कराया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज अ ड्रामा, ये एक ड्रामा कह सकते हैं हम इसे, या फिर एक ट्रेजिक इन ब्लैंक वर्ड, जो कि एक ट्रेजेडी है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, जिसके जो थीम है बाइबिलिकल से ली गई है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इंसिडेंट्स जो हैं इसके मेंशन किए गए हैं, जो कि ड्रामा आर बेस्ड ऑन जो कि 13, 14 एंड 16 चैप्टर्स ऑफ बुक्स ऑफ जजेस। तो बुक्स ऑफ जजेस के यानी कि इन चैप्टर से इनका जो अगर हम बात करें इंसिडेंट उठाए गए हैं, इसी मतलब इन चीज़ों को उठाकर वहाँ पे एक ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग, एक ड्रामे के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखा गया है। तो ये रखा गया है यहाँ से उठा के। और जो अनदर सोर्स की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ सैमसंग बाय क्वेरलर से इसकी जो अगर हम बात करें इसका सोर्स लिया गया है, जो कि क्वेरलर एक ऑथर थे, तो उन्हीं के उससे सोर्स से मतलब उनकी हिस्ट्री से इस सोर्स को उठाया गया है। अब ये कहानी क्या है कि कहानी एक है कि जो सैमसंग एगोनिस्ट हैं ये बहुत ताकतवर व्यक्ति होते हैं, बहुत यानी कि हीरो है हमारे इस ड्रामा के, इस ट्रेजेडी के, जो कि क्या होते हैं कि इनकी जो पत्नी होती हैं डेलेलिया, उन्हीं वो ही इनको धोखा दे देती हैं, जिनकी वजह से इनका क्या होता है, इनका पतन हो जाता है। इनकी इन द लास्ट क्या हो जाता है, इनकी जो इनकी एंडिंग होती है उसमें ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। तो कहा गया है कि मतलब इस प्रकार से एक जो दुश्मन देश के जो लोग होते हैं, उनकी जो लड़की होती है, उनकी मतलब वो उनकी शादी सैमसंग से हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या है कि वो धोखा देती है उनको, यानी कि उनसे मिलकर इनके साथ धोखा करती है। जो अगर हम बात करेंगे बहुत ताकतवर है, बहुत कॉरेज हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत महान हैं। और क्या होता है कि इनकी जो शक्ति होती है वो इनके बालों में होती है, इनके जूड़े में। तो उनके जो बालों को
कटवा दिया जाता है। इनकी जो पत्नी होती है वो इनकी बाल काट देती है, जिसकी वजह से इनकी शक्तिहीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ साथ इनकी जो आंखें होती हैं उनको भी निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका पतन दिखाया गया है, मतलब एक ट्रेजिक हीरो के रूप में इनको दिखाया गया है। तो लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में एक मतलब अपनी उस ताकत को लगाते वक्त जो मतलब दिखाते हैं, तो एट द एंड इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एक ट्रेजिक हीरो इनको बताया गया है। तो इस तरीके से इनकी जो बहादुरी है उन सबको इसमें क्या किया गया है, दिखाया गया है। और अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो इसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो एक नई वीडियो में मैं बनाकर आपको दिखा दूंगी, भेज दूंगी आपको। मतलब एक वीडियो बना देंगे हम जिसमें इनके कैरेक्टर्स होंगे कौन कौन है उसमें, जिससे हमें स्टोरी बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि इनके प्रोज वर्क के बारे में है। तो प्रोज वर्क जो कि इनका फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, एक प्रोज वर्क है इनका, क्या है, एरोपेगिटिका, जो कि एरोपेगिटिका है इनका एक वर्क है जो कि पैम्पलेट है। अगर हम बात करें कि अ स्पीच ऑफ जॉन मिल्टन फॉर द लिबरेटरी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। अगर हम बात करें कि जो एरोपेगिटिका है इसमें क्या है कि ये एक ऐसा पैम्पलेट है इनका, यानी कि एक वर्क है जिसमें कि क्या हुआ था कि मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे लाइसेंस प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि जो यानी कि राइटर्स होते, यानी कि उनकी जो बुक्स थी, तो यानी कि कहा गया था कि जो भी प्रेस करेगा या करें, जो कि आपका क्या है कि अगर कोई बुक्स अगर आप देते हैं या ड्रामा है या कोई यानी कि अगर हम कोई शो कर रहे हैं तो उन पर लाइसेंस उन्होंने जारी कर दिया था। तो उस लाइसेंस के खिलाफ जाकर इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये लाइसेंस किस बेस पर होना चाहिए, किस बेस पर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज 1644 प्रोज पोलेमिक बाय इंग्लिश पोएट। तो इन्होंने इस तरह से एक प्रोज के रूप में इन्होंने रखा था, जो कि इंग्लिश पोएट, स्कॉलर एंड पोलेमिकल ऑथर के नाम से इनको जाना गया बाद में जब ये पैम्पलेट इनका आया था। ठीक है, तो इनके क्योंकि इन्होंने अपोजिटिंग लाइसेंसिंग के अपोजिट जाकर इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये जो लाइसेंस मतलब ये जो इन्होंने रखा है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बेस पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। Aeropagitica is among history's most influenced and impassionate philosophical defense of the principles of the right freedom of speech and expressions। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन्होंने अपनी इस फ्रीडम के अकॉर्डिंग यानी कि रखा गया है कि इनका हक है इस चीज़ पे लड़ने के लिए कि इन्हें ये हक मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, इस पैम्पलेट के माध्यम से दिखाया है। मैनी ऑफ इट्स एक्सप्रेस प्रिंसिपल्स हैव फॉर्म द बेस ऑफ मॉडर्न जस्टिफिकेशंस ऑफ द राइट। इनके अपने हक के लिए इसको मतलब उस चीज़ को उन्होंने बताया है, दिखाया है वहाँ पे। तो इन्होंने अर्ज किया है, उस चीज़ के लिए अर्ज लगाई है, यानी कि द विड्रॉ ऑफ लाइसेंसिंग ऑर्डर, उस ऑर्डर को वापस लिया जाए। मिल्टन अपोजिट सेंसरशिप के अपोजिट थे, जो कि क्या है ऑन बुक, यानी कि उनकी जो बुक्स है पैम्पलेट्स हैं तो वो उन सभी को ये सेंसर्स हटाना चाहिए। तो इस चीज़ को इन्होंने बताया है इसमें। तो ये क्या है, बिलीव करते थे फ्रीडम में और फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि इनको छापने की, यानी कि उस बुक्स को छापने की फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को इन्होंने ध्यान में रखते हुए इस वर्क को यहाँ पे इस प्रोज वर्क को लिखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन की, अगर हम बात करें यहाँ पर ये कब आया था, ये 1641 में आया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, दिस इज अ फर्स्ट पैम्पलेट, ये इनका फर्स्ट पैम्पलेट रहा है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि दैट द इंग्लिश चर्च शुड एलिमेट द एग्जाम्पल ऑफ द स्कॉट्स चर्च। यहाँ पे बात की गई है कि जो इंग्लिश चर्च है उसको यानी कि कंपेयर किया है इन्होंने स्कॉट चर्च से, कि इस प्रकार से यहाँ पे रिफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि सुधार होना चाहिए चर्च में। क्योंकि जो चर्च है यानी कि स्टोटिक जो आपके स्टोक्स यानी कि अगर हम बात करें स्कॉटिश जो चर्च थे उनके आधार पर उन्होंने कहा था कि जैसा वहाँ पर वो सुधार है उस तरीके से यहाँ पे यानी कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से हो रहा था कि हानि हो रही थी, या कहीं जैसे पॉलिटिकल्स में होता है, ठीक है, तो उस प्रकार से यानी कि राजनीति हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि उस तरीके से वो सब ठीक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफ प्रेलेटिकल एपिस्कोपिस। अगर हम बात करें एपिस्कोपिस तो यहाँ पे प्रेलेटिकल
कोपेसी, यहाँ पे ये एक वर्क है इनका जो कि 1641 में आया था। इट इज़ अ सेकंड पैम्पलेट, ये इनका सेकंड पैम्पलेट रहा है। तो इसमें भी इन्होंने इस प्रकार से आवाज़ उठाई है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए यानी कि यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एनिमेड वर्जन ऑफ रिमोट ट्रेन्स, तो ये क्या है, ये भी आपका कब आया है, 1641 में आया है। ही क्रिटिसाइज इट अपॉन बिशॉप हॉल्क, यानी कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है बिशॉप हॉल्क को कि जो मतलब इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्क हो रहा था वो सारी चीज़ें, यानी कि जो भी मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे अव्यवस्थाएं हो रही थी कि जो बिशप हॉल हैं तो उनको क्रिटिसाइज किया था, उनको बताया, मतलब उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने कहा था कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया था यहाँ पे, ठीक है। तो इस पैम्पलेट के माध्यम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रिलेसी, अगर हम बात करें जो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कब आया था आपका 1642 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो गिरजा घर में जो यानी कि जो पादरी होते हैं उनके जो वो करते हैं, यानी कि उन जो अगर हम बात करें कि वो लोग क्या हैं कि मतलब इस प्रकार से कि अपना हुकूमत जैसे होता है ना कि अपना हुकूमत जताना, उस प्रकार से यानी कि एक राजनीति टाइप में इस तरह से वर्क हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, उस पर एक पैम्पलेट वर्क लिखा था जो कि प्रिलेसी गवर्नमेंट ऑफ द चर्च बाई क्लेरेजीज हाई सोशल रैंक ऑफ पावर। तो उस पावर को यानी कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसका, उस चीज़ को उन्होंने सामने लेके आए थे, वो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया था इस पैम्पलेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये कब रख ये इनका हमें ध्यान रखना है कि ये जो कुछ पैम्पलेट्स हैं इनके जो कि कौन से सन में आए थे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ज़्यादातर इसमें ये सब चीज़ें हैं बस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये कब आया था आपका 1643 में आया था। और अगर मैं बात करूं कि इसी में इन्होंने 4 पैम्पलेट्स डिवोर्स पर ही लिखे थे जो कि आपका 1643 से लेकर 1645 तक आया है। तो ये इन्होंने डिवोर्स पर लिखा था कि इन्होंने बताया था कि डिवोर्स किस बेस पर होना चाहिए। इन्होंने अपना मतलब अगर हम बात करें कि उस समय जो होता था कि अगर डिवोर्स लेना है आपको अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, तो वहाँ पे एडल्ट्री होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करें कि यदि पति पत्नी का रिश्ता कहीं किसी अदर व्यक्ति के साथ है तो ही उसको डिवोर्स दिया जाता था, अदरवाइज डिवोर्स का वहाँ पे साधन नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, जॉन मिल्टन ने जो किया था उस चीज़ को मतलब रख के उन्होंने कहा था कि इसके अलावा भी अगर हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश नहीं हैं या एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो भी वहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी कि डिवोर्स होना चाहिए। तो उस चीज़ को उन्होंने रखा था, यानी कि यहाँ पे बताया था कि मिल्टन एडवोकेट्स इज ऑन द ग्राउंड ऑफ टेम्परमेंट मतलब स्वभाव। अगर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ स्वभाव नहीं मिल रहा है, मन नहीं मिल रहा है, तो तब भी क्या होना चाहिए, डिवोर्स होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो जॉन मिल्टन की जो फर्स्ट वाइफ है मैरी पॉवल, तो उन्होंने उसको उसमें रख के, यानी कि उनका स्वभाव और उनका स्वभाव दोनों का ही अलग था। तो उस चीज़ को, उस बात को रखते हुए इन्होंने इस यानी कि ये यहाँ पे अगर हम बात करें एक पैम्पलेट लिखा था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें जो कि 1644 में आया है, जो कि मिल्टन क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर हम बात करें यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी यानी कि जो कार्यक्रम है जो मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से, शिक्षा से रिलेटेड, वो क्या होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए स्टडीज़ में जो भी। तो ऑफ एजुकेशन में यानी कि उनके सुधार के बारे में उन्होंने लिखा था कि क्या क्या सुधार होने चाहिए एजुकेशन में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस पैम्पलेट को लिखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, अगर हम बात करें ये कब आया है आपका 1649 में आया है। और यहाँ पे क्या किया गया है कि मिल्टन जस्टिफाई द एक्यूजेशन ऑफ किंग्स चार्ल्स फर्स्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो यानी कि जो किंग्स चार्ल्स थे उनका यानी कि अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन हुआ था या कहें कि उनको मार दिया गया था, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जस्टिफाई कहा है, उस चीज़ को सही बताया उन्होंने। तो इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्योंकि वो मतलब अगर हम बात करें कि जो अव्यवस्थाएं थी वो फैला रहे थे या कहें कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही थी,
ठीक है। तो एक हुकूमत जैसे होते हैं ना उस चीज़ को चलाने के, तो उस चीज़ को क्या किया था, तो फिर अगर मतलब लोगों ने क्या किया था, उस चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया था और मिल्टन ने उस चीज़ को सही बताया है कि ये सही था, यानी कि ठीक है। तो ये एक पैम्पलेट के माध्यम से उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की हिस्ट्री उन्होंने कब लिखी थी, वो 1670 में अगर हम बात करें, वो यानी कि 1670 में उन्होंने क्या किया था, उस पैम्पलेट को लिखा था, जो कि उन्होंने ब्रिटेन की हिस्ट्री के बारे में बताया कि किस प्रकार की हिस्ट्री थी, कैसा क्या था वहाँ पे, किस प्रकार सा एनवायरनमेंट था। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की है इस पैम्पलेट के माध्यम से। तो आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ये जितने भी पैम्पलेट्स हैं, ये आपको इनकी डेट आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, इनके सन आपको ध्यान रखना है, ईयर कौन सी ईयर में कब आया है, और बस थोड़ी थोड़ी स्टोरी आपको, बस इसमें ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यही सब चीज़ें बस हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस बेस पर इन्होंने लिखा था। बाकी वो ये पूछेगा नहीं, बस ये पूछेगा कि मतलब ये हो सकता है कि वो कौन से सन में आए थे, ये सब चीज़ें हो सकती है कि ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वो मैं आपको सोनेट्स जो हैं आपके मिल्टन के, तो वो लेकर आऊँगी। आई होप ये भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, और आगे जो मैं लेकर आऊँगी वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यही मेरी उम्मीद है, यही कोशिश है कि आप लोगों के लिए जितना हो सके मैं आपके लिए हेल्प कर सकूं, खुद के लिए हेल्प कर सकूं, क्योंकि हम खुद अपने लिए हेल्प कर रहे हैं, इसलिए दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।